आपसे मैं 2 इंटरव्यूज़ की आपके बात करना जी। चाहूँगा। एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब जी। का इंटरव्यू बहुत चर्चित जी। रहा, उसकी वजह से बहुत कुछ आपको झेलना भी पड़ा। एक इंटरव्यू और आपने किया इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी जी इंदिरा का। गांधी का वो इंटरव्यू भी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, और क्योंकि बतौर पत्रकार मैं ये भी सोच रहा था, इनफैक्ट मैं बात भी कर रहा था हमारे दफ्तर में कि ये इस इतनी कम समय में ये इतने बड़े बड़े इंटरव्यूज़ मिल जाना अपने आप में कितनी बड़ी मैं खुद बात है। हैरान हूँ। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि एक दिन मैं बरसाती में रहता था, एक लाजपत नगर 3 में एक बरसाती में मैं रहता था, जहाँ पे बाथरूम भी जाना होता, बारिश आ जाए तो छतरी लगानी पड़ती थी मुझे। अच्छा। क्योंकि छत नहीं थी उस पर। हाँ। तो लेकिन मेरे मन में आया इमरजेंसी, मेरे फादर इमरजेंसी में जेल में रहे, मैं तकलीफ में रहा, सब कुछ इमरजेंसी ख़त्म होने के बाद मेरा दिल चाहा कि यार इंदिरा गांधी की भी तो बात आनी चाहिए उससे, कि क्यों किया, ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया। तो मैंने उठ के वैसे ही मन में आया, एक चिट्ठी लिख के और वो बाय पोस्ट भेज दी कि मैं आपका इंटरव्यू करना चाहता हूँ कि आप मुझे जवाब देना पसंद करेंगी। मज़े की बात यह है कि इमरजेंसी के ख़त्म होने के बाद इंदिरा जी बहुत परेशानी में थी, उन्हें अरेस्ट भी किया गया। वो किसी मीडिया के सामने आने को तैयार नहीं थी। BBC चाह रहा था, वॉइस ऑफ अमेरिका चाह रहा था, इलस्ट्रेटेड वीकली, ये सारे सब थे, सब बड़े बड़े लोग सब लगे बड़े हुए बड़े, थे। कहीं वो राज़ी नहीं थी। पता नहीं उनके मन में क्या आई कि फोतेदार जी का मुझे फ़ोन आया, ML फोतेदार जो उनके स्टाफ PA थे, कि जी आप इंटरव्यू करना चाहते हैं। मैं करना चाहता हूँ, सवाल भेज दीजिए। मैंने कहा सवाल तो मैं नहीं भेजता हूँ, तो आप कब करेंगे इंटरव्यू। मैंने कहा मैं आपको बताता हूँ। और मेरा दिल थोड़ा सा, मुझे क्योंकि यकीन था कि इंटरव्यू देंगे नहीं मुझे। सवाल तब भी मांगे जाते थे। हाँ, जब भी मांगे जाते थे। ठीक है। तो मैंने कहा जी मैं बताता हूँ। तो मेरा मन हुआ कि मैं इंटरव्यू नहीं करूँगा इंदिरा गांधी का। अच्छा। कि इंदिरा गांधी ने मेरे बाप को जेल में डाला था और ये किया था, तो मुझे उस वक्त एक कहीं इंदिरा जी से बहुत ज़्यादा नाराज़गी थी। मैं उनको बिल्कुल नापसंद करता था। तो मैंने अपने पिताजी के पास मैं गया, अब्बा मियाँ कहते थे। मैंने कहा अब्बा मियाँ, वैसे इंदिरा गांधी फोतेदार जी का फ़ोन आया कि आप इंटरव्यू कर लीजिए इंदिरा गांधी का, तो क्या मुझे करना चाहिए, उन्होंने आपको जेल में डाला था। तो हंसने लगे मेरे फादर, बोले बेटा इंदिरा गांधी ने अपना काम किया मुझे जेल भेज के, क्योंकि मैंने खिलाफ लिखा था। मैंने अपना काम किया जेल जाके, तुम अपना काम करो इंटरव्यू करके। और एक पत्रकार का काम उसका इंटरव्यू करना है जिससे उसका असहमति है। सहमत वाले से इंटरव्यू करने का थोड़ी मज़ा है, जो मज़ा इसमें आता है जिससे आप लड़ रहे हो। तो जाओ उसका इंटरव्यू करो, बहुत अच्छी बात है। तो मैं वो इंटरव्यू करने गया और मिसेस गांधी भी चौंकी देख के कि नई दुनिया उर्दू का जो अखबार है, इतना बड़ा, इतना पॉपुलर, उसका एडिटर जो है जीन्स वीन्स पहन के, एक पतला दुबला यंग लड़का जो है वो आया है। और मैं भी उन्हें देख के चौंका था कि जितनी वो एक इतनी ख़तरनाक लेडी लगती थी, इतनी पावरफुल, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, न्यूक्लियर इंडिया को बना दिया, क्या क्या इंडिया का था। तो एक, और सबको जेलों में डाल दिया, सारी अपोजिशन को जेल में डाल दिया। दुबली पतली, छोटे से कद की, बहुत हल्के से बोलने वाली, बोली आइए आइए बैठिए आप। तो मैं तो ये सब चीज़ें मैं इसलिए लिखी है कि लोगों को सामने आना चाहिए। लोग कैरिकेचर पे जाते हैं, लीडरों का एक वो बना लेते हैं कि हर लीडर के अंदर खूबियाँ हैं, खामियाँ हैं, गलतियाँ हैं, कमज़ोरियाँ हैं। हर लीडर इंसान है, ये समझने की ज़रूरत है। मैंने इंसान, इस किताब के अंदर, जो किताब को पढ़ेगा उससे लीडर के अंदर छुपा हुआ आदमी देखने को मिलेगा। मैंने उस आदमी को भी कहीं बाहर लाने की कोशिश की है। वरना क्या होता है कि हम बैरिकेड कर देते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसा है, वो वैसा है, इसको इस शेल्फ में रख दो, उस शेल्फ में। कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है, सबके अंदर सब कुछ है। बिल्कुल। इनफैक्ट मुझे ये याद, जब मैं अपने छोटा था तो मैं जब पढ़ता था कि महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ता था या अम्बेडकर साहब के बारे में पढ़ता था, तो मुझे इतना ताज्जुब होता था। मैं ऐसे पूछता था अपनी मम्मी से कि मम्मी क्या बाबा ने देखा होगा गांधी जी को। मुझे लगता था कि कोई और फिगर होते होंगे, कोई और दुनिया के लोग हैं, होते ही नहीं होंगे। हाँ, हमारी दुनिया के लोग नहीं है। मैं इतना आश्चर्य से पूछता था, तो इन्होंने देखा होगा। तो बताते थे कि गाँव से ट्रेन निकली थी, तो उसमें एक बार गांधी जी खड़े थे, गांधी जी लाठी लिए। मुझे एकदम वही याद आ गया।
तो उसमें आपके उस इंटरव्यू में एक बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत हुई थी जिसका आज भी रेलेवेंस है। आप उसमें 2 शब्दों की बात करते हैं जो प्रीएम्बल में जोड़े उन्होंने। आप उनसे पूछते हैं कि क्या कारण लगा आपको कि आपने सेक्युलरिज्म शब्द को और सोशलिज्म को जोड़ा आपने प्रीएम्बल में। आज भी इस पर हम देखते हैं गाहे बगाहे सवाल उठता ही रहता है कि ये शब्द हटा देना चाहिए क्या। इस पर उन्होंने क्या जवाब दिया था आपको? उन्होंने मुझसे ये कहा कि देखिए, भारत के संविधान की जो नींव है, बुनियाद है, वो सेकुलरिज्म है। और सोशलिज्म इसलिए है कि हमें इक्वलिटेरियन डिस्ट्रीब्यूशन करना है, हमें सबको जो कमज़ोर है, जो दबा हुआ है, उसे ऊपर उठाना है। तो यही सोशलिज्म की बुनियाद है कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, सबको बराबर का मौका मिले, अवसर बराबर मिलने चाहिए। ये सोशलिज्म है। सोशलिज्म का मतलब कोई जो लोग किताब नहीं पढ़े होते हैं वो पता नहीं क्या क्या अपने बारे में सोच लेते हैं, लेकिन सोशलिज्म का बुनियादी मतलब ये है कि सबको बराबर का अवसर मिले। तो ये दोनों चीज़ें हमारे संविधान की बुनियाद हैं। हमारे संविधान बनाने वालों ने इसको रखा था। लेकिन मुझे ऐसा लगा, इंदिरा जी ने कहा कि इस पे बहुत से लोग आने वाले वक्त में सवाल उठाते हैं और ख़तरा है कि कहीं सेकुलरिज्म को कमज़ोर ना कर दें, कहीं सोशलिज्म को कमज़ोर ना कर दें। इसलिए हमें स्पष्ट रूप से कहने की आवश्यकता पड़ी इसको प्रीएम्बल में। वरना तो संविधान का अगर कोई भी आप भाग उठाएंगे, उस भाग की बुनियाद ही बराबरी पर है कि धर्म की बुनियाद पे कोई भेदभाव नहीं होगा। सेकुलरिज्म क्या है? और राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। ये हमारे संविधान की आत्मा है ना। तो आत्मा तो यही है। उस आत्मा को कहीं हमें ऊपर से ओढ़ने की ज़रूरत पड़ी, तो ये हमें 2 शब्द रहे। तो मेरा मानना ये है कि अगर ये शब्द निकाल दिए जाएं तो भी संविधान के सेकुलरिज्म आत्मा को कोई छीन नहीं सकता। जिस दिन छीनेगा उस दिन वो संविधान ख़त्म हो जाएगा। तो ये इंदिरा जी ने जवाब दिया था। फिर मैंने उनसे तुर्कमान गेट पे और जो नसबंदी हुई थी उस सब पे सवाल किया। उन्होंने समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की। ये माना कि बहुत सी गलतियां हुई, लेकिन उन्होंने अफसरों को जिम्मेदार ज़्यादा ठहराया। संजय गांधी को उन्होंने ब्लेम नहीं किया उसमें। संजय गांधी को उन्होंने ब्लेम नहीं किया और बड़े स्पष्ट रूप से नज़र आ गया कि उनकी जो एक्लीज हील है, उनकी जो सबसे बड़ी कमज़ोरी है, वो उनका बेटा है, जो हिंदुस्तान की हर माँ का होता है। बड़ी प्रॉब्लम करते हैं बच्चे, बेटे ही अपनी माँ के लिए। तो उस बेटे ने भी, संजय गांधी ने भी अपनी माँ के लिए बड़े प्रॉब्लम किए। दूसरा इंटरव्यू जो आप कर रहे हो बहुत महत्वपूर्ण, आज के समय पर तो बहुत ज़्यादा उसकी चर्चा हो रही है कि भाई जो आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इंटरव्यू किया, पहली चीज़ तो कि आपने उनसे क्लियर कट ये बोला कि आप गुजरात दंगों पर बातचीत करना चाहते हैं। तब भी वो अग्री हुए जी। और उसके बाद आपको पार्टी से निकाला भी गया जी। तो ये पूरा वाकया क्या था? ये वाकया ये था कि मैं बॉम्बे गया था हेमा मालिनी जी की बेटी ईशा की शादी में, और वहाँ पे हमारे दोस्त हैं जफ़र सरेशवाला, उन्होंने खाने पे बुला लिया। वहाँ सलमान खान के पिताजी सलीम खान साहब भी थे, महेश भट्ट भी थे, दोनों हमारे पुराने दोस्त हैं। उन्होंने कहा कि भाई शाहिद, आप दुनिया भर के इंटरव्यू करते घूमते हो, मोदी जी का इंटरव्यू क्यों नहीं करते तुम? तो मैंने कहा मोदी जी मुझे क्यों इंटरव्यू देंगे? मैं तो उनके खिलाफ टीवी पे जाके बोलता हूँ, लिखता हूँ, वो मुझे इंटरव्यू क्यों देंगे? बोले नहीं, आप मांगो तो। मैंने कहा मांगूंगा तो मैं तो दंगे पे मांगूंगा, और वो उस पर तो बोलना नहीं चाहते, वो दोस्ती फिर ख़राब हो जाती है, तो इसलिए आप। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा है कि अगर हम मांगे उनसे। मैंने कहा आप मांगो, अगर दे रहे हैं तो मुझे क्या इतराज़ है भाई, स्कूप है तो एज अ क्योंकि मेरे अंदर का पत्रकार, मैं कितनी भी पॉलिटिक्स में रहा, मेरे अंदर का पत्रकार कभी नहीं, मैंने हमेशा कुर्बान कर दिया अपने नेता को पत्रकार के उस पर। तो पत्रकार मेरे अंदर का जो है जाग जाता था ऐसे में। तो मैंने कहा बिल्कुल करूँगा इंटरव्यू अगर वो देंगे तो। तो अब मुझे पता नहीं कि जफ़र सरेशवाला ने बात की कि सलीम खान ने बात की, किसने बात की। हफ्ता 10 दिन बाद मुझे फ़ोन आया कि यहाँ से, मोदी जी के यहाँ से, कि आप इंटरव्यू करना चाहते हैं, सवाल भेज दीजिए। अच्छा। मैंने कहा सवाल तो मैं भेजता नहीं, मैं तो सवाल में से सवाल करता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं सिर्फ दंगे पे सवाल करूँगा और कोई सवाल नहीं करूँगा। स्पष्ट आपने बोला। हाँ, साफ साफ, बिल्कुल नेचुरली। मैं, वरना मोदी जी के इंटरव्यू का फ़ायदा क्या, मकसद क्या? उर्दू के अखबार में मुसलमानों जो में ज़्यादा पढ़ा जाता है, उसमें मैं और क्या करूँगा आपसे? मैं तो इसी पे सवाल करूँगा ना, आपको कटघरे में खड़ा करूँगा। तो उन्होंने कहा जी हमारी शर्त यह है कि हम उसको पूरे को वीडियोग्राफी करेंगे उसकी, और आप जो है उसको ज़्यादा उसमें काट छाट नहीं करेंगे, आप एज इट इज़ छापेंगे।
मैंने कहा पक्का, मैं तो इंटरव्यू में करता ही नहीं, मैं तो इंटरव्यू जो जिसका लेता हूँ उसकी अमानत होती है, मैं अपनी वहाँ पे वो दिखाने नहीं जाता इंटरव्यू में कि मैं कितना काबिल आदमी हूँ, मैं कितना उस पर चिल्ला सकता हूँ। मैं तो ये देखता हूँ कि अगले के मन में क्या है वो सामने लाऊँ मैं। तो वो इंटरव्यू तय हुआ, हम गए, उन्होंने उनका इंटरव्यू किया, मज़े का इंटरव्यू हुआ। किताब पढ़ें, उसमें उस इंटरव्यू की काफ़ी डिटेल है। लोगों ने इंटरव्यू पढ़ा ना सुना, बस नतीजे पहुंच जाते हैं। जो समर्थक थे उन्होंने कहा वाह वाह शाहिद साहब कमाल है, इन्होंने इंटरव्यू कर दिया। जो विरोधी थे उन्होंने कहा शाहिद साहब बिक गए, इन्होंने इंटरव्यू कर दिया। जबकि मैंने ना कमाल किया था ना वो किया था, बल्कि जो सच्चाई है वो सामने ले आया था। तो मैं आया वापस, तो उसके अगले दिन जो है मेरे पास रात में अहमद भाई हमेशा आते थे, मेरे घर बहुत आते थे, पुराने मेरे दोस्त थे, हम साथ साथ ही राजनीति में एक्टिव थे। अहमद पटेल, हाँ अहमद पटेल साहब संजय राजीव गांधी के टाइम से। तो अहमद भाई का फ़ोन आया, उस वक्त मोस्ट पावरफुल थे वो, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर, और कहते थे कि डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर तो अहमद पटेल ही हैं देश के। तो अहमद पटेल का फ़ोन आया कि मैं शाहिद भाई कबाब खिलाओगे? मैंने कहा आ जाओ यार, मुझे पता था कि कुछ ख़ास बात है, कबाब तो खाने नहीं इन्होंने, ये तो बहाना है। वो आ गए, आके बोले आपने इंटरव्यू किया मोदी जी का? मैंने उनका बड़ी जल्दी खबर मिल गई। बोले हाँ हमें पता लग जाता। अच्छा, ये पब्लिश नहीं हुआ था? पब्लिश नहीं हुआ था अभी, तो पब्लिश होने में हफ्ता, मेरा वीकली था तो अभी टाइम लगता है। तो बोले वो शाहिद भाई छपना नहीं चाहिए। मैं क्यों नहीं छपना चाहिए यार, इतने ज़बरदस्त इंटरव्यू है, मज़े का, उस पूरा दंगे पे बातचीत है। बोले नहीं आपको नुकसान हो जाएगा, छपना नहीं चाहिए। मैं क्यों? बोले इलेक्शन वहाँ पे 2012 में इलेक्शन होना था गुजरात का, तीसरी बार ये लड़ रहे थे मोदी जी, और इसमें अच्छा नहीं रहेगा। मैंने कहा यार आप समझते नहीं, इंटरव्यू आप देखना, बहुत मैंने कटघरे में खड़ा किया है, बल्कि मोदी जी कह रहे थे कि नानावती कमीशन ने इतने मेरे पे सवाल नहीं किए जितने आपने किए हैं। तो बोले नहीं आपको नुकसान हो जाएगा, और ऐसा है कि समाजवादी पार्टी में आपको अभी जब भी अखिलेश जीत कर आए थे और हमने उसमें बड़ा रोल प्ले किया था, बड़ी मेहनत की थी, आपको राज्यसभा मिल सकती है, 7 सीटें थी राज्यसभा की, मैं बात करूंगा। आप उस वक्त समाजवादी पार्टी के मैं नेता वापस थे? आ गया था, पार्टी में थे? हाँ वापस आ गया था, दोबारा समाजवादी में आ गया था। मैं पहले जो छोड़ा था 2008 में, उसके बाद मैं वापस आ गया था, बीएसपी को छोड़ने के बाद वापस आ गया था इसमें। तो मैंने कहा नहीं यार मैं तो इंटरव्यू छापूंगा। इंटरव्यू मैंने छापा, ईमानदारी से छापा, जो कुछ था उसकी हेडलाइन थी कि मैं अगर गुनहगार हूँ तो मुझे फांसी पे लटका दो। मैंने उन्हें मोदी से ये कहा कि आपको रिग्रेट है, आप माफ़ी मांगेंगे जो कुछ हुआ? उन्होंने कहा मैं किस बात की माफ़ी मांगूँ? मैंने कहा नहीं, आप मॉरल जो आपकी जिम्मेदारी है, आप तो हेड थे, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपने जाके किसी को मारा, लेकिन एक मॉरल होती है। बोले अगर मेरी वजह से मेरे राज में इतना बड़ा कांड हुआ, इतने लोग मारे गए, तो फिर माफ़ी किस बात की? फिर तो मुझे फांसी पे लटका दो, जैसा कि वो कहते हैं कि मुझे चौराहे पे सज़ा दे दो। तो उन्होंने वही बात कही, वही मैंने हेडिंग लगा दी, मज़े की हेडिंग थी, और भी बहुत मज़े की बातें कही। उसको किताब को पढ़िए तो आपको समझ में आएगा कि उस इंटरव्यू में कितनी कमाल की बातें हुई हैं। तो वो अकेला इंटरव्यू है, उससे पहले और बाद में उस तरह का इंटरव्यू मोदी जी ने नहीं दिया। वो फिर तो पीआर होता था, इंटरव्यू नहीं होता था, पीआर होता था। तो मैंने इंटरव्यू छापा, जिस दिन छपा इंटरव्यू उसी दिन मुझे समाजवादी पार्टी से बगैर देखे, बगैर पूछे, बगैर किसी उसके पार्टी से निकाल दिया गया। अच्छा, तो आपकी तो सबसे मतलब आपकी तो पहुंच सीधा ऊपर के लोगों से थी, मुलायम सिंह यादव से आपकी बातचीत थी, सबसे थी। तो मैंने किसी से आपने सवाल कांटेक्ट करने की, नहीं कोई मेरे फ़ोन नहीं उठा रहा था, कोई नहीं कर रहा था। तो ऐसा लगा कि जैसे बिल्कुल कोई बहुत भारी उन पे भी दबाव है। बाद में मेरी बात हुई, एक आध हफ्ते के बाद बात हुई, तो मुझे ये कहा गया कि आप आके नेताजी से माफ़ी मांगें। अच्छा। और पब्लिकली माफ़ी मांगें कि मुझसे गलती हो गई और मेरा इंटरव्यू नहीं करना चाहिए था। और मैंने कहा देखें ऐसा है, मैं जब कांग्रेस में था 92 में, और उसके बाद में रहा इतने दिन कांग्रेस में, मैंने नेताजी के 1 दर्जन इंटरव्यू किए। उस वक्त तो नेताजी ने नहीं कहा कि तुम कांग्रेस की माइनॉरिटी सेल के ऑल इंडिया के चेयरमैन हो और मेरा इंटरव्यू तुम कर रहे हो, मैं तो विरोध में हूँ कांग्रेस के। तो मैंने उस वक्त पत्रकार का रोल प्ले किया था, और ये पत्रकार की हैसियत से मैंने किया है, मैंने कोई पाप नहीं किया। मैं माफ़ी किस बात की मांगूँ? मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। तो मुझे इशारा दिया गया कि माफ़ी मांग लो तो आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको मतलब कहा तो नहीं किसी ने, लेकिन ये इशारा था कि भाई राज्यसभा भी मिल सकती है, सब कुछ हो सकता है, आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। मैंने कहा माफ़ी तो मैं मांगूंगा नहीं।
मेरे क्योंकि पिताजी से मैंने जो सबक सीखा था वो पत्रकारिता का, पत्रकारिता में सवाल पूछना गुनाह नहीं है, बल्कि वो जिम्मेवारी है मेरी, मेरा धर्म है। तो मैंने तो अपना धर्म निभाया एक पत्रकार की हैसियत से। तो ये पूरा एपिसोड था। और हाउ यू फेल्ट आफ्टर दैट इंटरव्यू, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग थी? जो रिएक्शंस आ रहे थे वो नहीं, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि मोदी जी ने बहुत होशियारी से बहुत सारी बातों को घुमाया, लेकिन बहुत सी बातों से मैं उनकी सहमत भी हुआ। अच्छा, क्योंकि ईमानदारी की बात करनी चाहिए। मैं उनका विरोधी हूँ, लेकिन विरोधी का मतलब नहीं कि मैं आंख बंद करके मैं अंधभक्त हूँ, ना अंध विरोधी हूँ। तो मेरा, जैसे मैंने उनसे ये कहा कि आप जो डेड बॉडीज़ थी उन्हें अहमदाबाद लाए, वहाँ घुमाया गया, उससे हालात बिगड़े। उन्होंने कहा एक बात बताओ, मरने वाले कहाँ के थे? ट्रेन कहाँ आ रही थी? अहमदाबाद। तो मरने वाले कहाँ थे? ज़्यादातर अहमदाबाद के थे। तो मैं उनकी बॉडीज़ कहाँ देता? गोधरा में देता किसी को। उनका अंतिम संस्कार जो होने थे अहमदाबाद ही होने थे। मैं तो वहाँ लाके एक हॉस्पिटल जो शहर के बाहर था वहाँ रखा और वहाँ से मैंने लोगों को दिया। दूसरे उन्होंने कहा कि क्यों कंट्रोल करने में दिक्कत हुई? उन्होंने कहा ये पहला दंगा था। देखिए मैं आपको बताऊं, मैंने बहुत दंगे देखे हैं इस देश में, शायद कोई और नहीं होगा जिंदा आदमी जिसने इतने दंगे देखे हैं। भागलपुर का दंगा, हाशिमपुरा, मलियाना का दंगा, मुरादाबाद का दंगा, भिवंडी जलगांव के दंगे, जमशेदपुर का दंगा, बिहार शरीफ का दंगा, अलीगढ़ का दंगा, सब दंगे मैंने देखे। और 84 का भी दंगा पूरा देखा मैंने। दंगे में क्या होता था पहले कि दंगा जब होता था तो हालात बिगड़ते थे, तो बाहर खबर फैलने में 2-4 दिन लग जाते थे, हफ्तों लग जाते थे जब तक अखबारों में आए। क्योंकि टीवी तो होता नहीं था उस वक्त, सिर्फ एक दूरदर्शन होता था, दूरदर्शन तो दिखाएगा नहीं। अखबारों में जब तक रिप कॉरेस्पोंडेंट पहुंचेंगे तब तक कर्फ्यू लग गया, सब कुछ हो गया, तो हालात मैनेज हो जाते थे। ये पहला दंगा था कि जो लाइव दंगा था, कि इधर गोधरा में बॉडीज जली, उधर मीडिया पहुंच गया और वो लाइव दिखाया जाने लगा। और इससे पहले कि सतर्क होता पूरे राज्य में एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस और सिस्टम, आग लगनी शुरू हो गई, जवाबी कार्रवाई शुरू हो गई। अब जो है, जो आपने पुलिस लगानी है, जो आपने इंतज़ाम करना है, जो सिस्टम बनाना है, वो आपको बनाने में 24 घंटे तो लगते हैं ना। लेकिन उस 24 घंटे के अंदर बहुत कुछ हो गया। और जगह तो 4-5 दिन तो कुछ रुकता ही नहीं। मैंने बहुत दंगे देखे हैं। तो ये बात उनकी ठीक थी कि पहला दंगा था कि जो टेलीवाइज लाइव दंगा हो रहा था। और मुझे याद है उस वक्त बरखा दत्त हाथ में माइक लेके दौड़ रही थी कि ये आग लगा दी, यहाँ पे आग लग गई है, मैं ये देख रहा हूँ। राजदीप सरदेसाई घूम रहे थे। तो वो, उससे मैंने तो देखा था उस दंगे को, आंखों के सामने हो रहा था जो कुछ हो रहा था। तो ये बात भी उनकी ठीक थी। तीसरा मैंने कहा कि आर्मी आपने नहीं पहुँची, देर कर दी। उनको बताओ कब हुआ था दंगा? 28 फरवरी को हुआ था। तो फरवरी में कितने दिन होते हैं? 28 से 29 दिन होते हैं। तो पहली तारीख को आर्मी आ गई, तो कितने दिन बाद आई? ठीक है यार। तो अब वो उनका, ये बात तो कन्विंसिंग थी। तो मोदी जी ने, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जिम्मेदार वो पूरी वो थे, और बीजेपी भी थी, और चुन चुन के जिस तरह से निशाना बनाया गया, वो एक बड़ा काला अध्याय है भारत की 70 साल की 75 साल में, भारत के 70 साल में काला अध्याय है वो दंगे मैंने और भी देखे हैं। और हर जगह बहुत बहुत लोग मारे गए। भागलपुर के दंगे में कम से कम 2000 लोग मारे गए थे, और उसकी सज़ाएं आज तक कोई लालू जी ने नहीं दी थी। हाशिमपुरा मलियाने में तो घरों से बच्चों को निकाल के ले जाके गोली मारी गई थी। नहर पे पीएसी वालों ने मारा था। वहाँ तो दंगा नहीं हुआ था, पीएसी ने मारा था। लेकिन एक पीएसी वाले को प्रमोशन भी नहीं रुका, सजा छोड़िए। मैंने इतना कहा मुलायम सिंह जी से कि इनका प्रमोशन तो रोक दीजिए, पीएसी के कमांडेंट्स का। वो प्रमोशन भी नहीं रोका गया कि कहीं हिंदू नाराज ना हो जाए। माफ़ करें, जो मैंने सेकुलर लोगों को भी देखा है कि सेकुलर भी कैसे, जब ये वक्त आता है, इंसाफ करने का वक्त आता है तो कहीं छुप जाते हैं। वोट लेने का वक्त आता है तो बहुत बड़े सेकुलर होते हैं, लेकिन जब इंसाफ करने का वक्त आता है तो उनका सेकुलरिज्म कहाँ चला जाता है। मैंने तो कहीं देखा नहीं। मैं कांग्रेस की माइनॉरिटी सेल का चेयरमैन रहा, मैंने वहाँ पर भी देखा, मैंने सब जगह देखा है। तो मैं भाजपा का मैं आइडियोलॉजिकल विरोधी हूँ, लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि जो सेकुलर पार्टियाँ हैं उनके अंदर भी कम नहीं है सांप्रदायिकता, उनके अंदर भी हमेशा निकल के आई है और उसका भी नुकसान हुआ है। मुसलमान जो पीछे चला गया जीवन के हर उसमें, वो मोदी के आने से थोड़ी गया, उससे पहले से गया है ना।